गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। हमारी डेट 8 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें एटम एंड मॉलिक्यूल को रिवाइज करना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो वर्कशीट है आज में, उसमें हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें स्ट्रक्चर पता लगा है, नेचर पता लगा है मैटर का। ठीक है, जो मैटर है उसका स्ट्रक्चर कैसी, उसकी बनावट है, किस तरीके का उसका नेचर है। दो साइंटिस्ट है, एंटोनी एल लेवोजियर और एक है जोसेफ प्रीप्रोस्ट। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। कौन से दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं? एक तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें जो मास है ना तो उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना हम इसको खत्म कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं जो सम है मासेस का, रिएक्टेंट्स का, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किसके, सम ऑफ जो प्रोडक्ट्स की तरफ आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझो, जो सम है मासेस का बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फाइड में को जब रिएक्शन हो रही है, तो जो इन रिएक्टेंट्स का जो सम है मासेस का, इनके जो मास का जो सम है वो उस बराबर ही होगा जब यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाएगा, नए प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इनके मास को जब हम जोड़ेंगे तो वो इक्वल आएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके अंदर क्या होगा, एक जो केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही होते हैं। मतलब दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं जो रेशियो है मास का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के लिए जिससे वो बना है, जितने एटम से बना है एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो हमेशा सेम रहता है। फॉर एग्जांपल जो 9 ग्राम ऑफ वाटर है, अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा, बनाएगा। ठीक है, ये है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखो जो जॉन डाल्टन है वो एक साइंटिस्ट था जिसने एक्सप्लेनेशन दी थी दोनों, अब जो ऊपर जो लॉज हमने पढ़े हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, इनके 1808 में उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, जो उसकी वही पोस्टुलेटेड इस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर की, जो मैटर है वो कितनी, उसको कितना ज़्यादा डिवाइड, कितने छोटे कण में उसको तोड़ सकते हैं। जो सबसे छोटा कण जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, वो होता है एटम। ठीक है, तो जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के वो हैं, पहला है जो एक हर एक जो मैटर है, चाहे वो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, मतलब जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। जो एटम्स है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है, उससे ज़्यादा वो और नहीं टूट सकता है, ना हम इसको बना सकते हैं ना हम इसको ख़त्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। जो एटम्स है एक एलिमेंट की, वो एक जैसे होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, एक एलिमेंट के जो एटम्स है वो तो सेम ही होंगे ना उनके गुण, तो जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके डिफरेंट मास होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी। जो एटम्स कंबाइन करते हैं रेशियो में ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड्स बनाने के लिए छोटे छोटे रेशियोज में वो कंबाइन करते हैं। जो रिलेटिव नंबर है टाइप्स एटम्स के, वो कांस्टेंट होते हैं एक गिवन कंपाउंड में। ठीक है, तो देखो जो इंटरप्रिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, वो इसी के अंदर छुपी हुई है, जो सेकंड पोस्टुलेट है आपका। ठीक है, और जो आपका ये लास्ट वाला जो है वो भी आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वहाँ से भी समझने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अब आपका आएगा। देखो ये 5 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन है, जिसको एक एक करके हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन एग्जांपल। सबसे पहले आपको बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, उदाहरण आपको देना है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, इसके अनुसार जो मास है ना तो हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। एग्जाम्पल जो सम है बेरियम क्लोराइड का और जो सोडियम सल्फेट का, इनके जो मास का सम है वो रिएक्शन से पहले, और अगर जो इनके प्रोडक्ट्स जो बाद में बनते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड जो बनता है, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है। मतलब जो रिएक्टेंट्स का जो मास है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट्स के मास के इक्वल। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गिवन एग्जांपल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, आपको एग्जांपल देना है। तो देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में, जो उनका मास का जो प्रोपोर्शन है वो एक फिक्स होता है। एग्जाम्पल जैसे 9 ग्राम ऑफ वाटर, उसको डिकम्पोज करेंगे तो वो हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस और 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आपका, जो क्वेश्चन 3 है,
हाउ डज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड बोथ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है उससे कैसे पता लगता है दोनों केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो ये लॉज हैं उनके बारे में। तो देखो जो डाल्टन का सेकंड और सिक्स पोस्टुलेट्स है उससे हम समझते हैं दोनों लॉज को। क्या लॉज है कि जो एटम्स है वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जो ना कि टूट सकते हैं ना केमिकल रिएक्शन के अंदर हम उनको खत्म कर सकते हैं। और दूसरा क्या है जो रिलेटिव नंबर है और जो टाइप्स है एटम्स के वो कांस्टेंट रहते हैं गिवन कंपाउंड में। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है हमें ये समझने को मिलता है जो लॉज है जो हमारी कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन है इनके बारे में। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 7 ग्राम और 3 ग्राम टोटल कितने हो गए 10 ग्राम हमारा अमोनिया बन गया। इसी तरीके से उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द मासेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इफ 7 ग्राम नाइट्रोजन है कंबाइन करती है 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 7 + 10 कितने हो गए 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा हमारा। ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन है उसको बर्न करते हैं जलाते हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनता है। तो कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अगर हम 12 ग्राम कार्बन लेते हैं और 32 ग्राम ऑक्सीजन में इसको जलाते हैं तो कितना होगा ये बताना है पहले। देखो 3 और 8 यहाँ पे 11 हुए थे तो यहाँ पे 12 और 32 कितने होंगे 44 होंगे। 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपको प्रोड्यूस होगा मिलेगा। उसके बाद कौन सा लो है आपका जो जिससे आपने ये आंसर निकाला। तो जो सा आंसर जो ये हमारा आंसर है वो किस पे बेस्ड है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।